Hey everyone, this is Ankish Shukla and welcome to the Logical Accounting। बाबू अपनी आज की क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की अकाउंटिंग को। और अपनी क्लास 11th की अकाउंटिंग में हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हर एक चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से समझेंगे ताकि चीज़ें आपको एकदम आसान लगे, क्योंकि अभी ये क्लास 11th इज़ अ काइंड ऑफ नर्सरी क्लास फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। क्योंकि आप पहली पहली बार कॉमर्स की दुनिया में कदम रख रहे हो, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको मज़ा आए, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। ये हमारा चैप्टर होगा मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग। शायद यही नाम हो तुम्हारी सीबीएसई की बुक होगी तो मे बी चैप्टर 1, और आईएससी की बुक होगी तो शायद चैप्टर 3 होगा ये। इसी चैप्टर से हम शुरुआत करने वाले हैं, और चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट हो, या फिर आप यूपी या किसी अदर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, क्योंकि यूपी बोर्ड में तो एनसीईआरटी फॉलो होती है, तो एनसीईआरटी और सीबीएसई सेम ही होता है, और आईएससी और सीबीएसई भी सेम है। एक चैप्टर का डिफरेंस होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग सारे चैप्टर, सारा कॉन्सेप्ट, सब कुछ सीबीएसई, आईएससी, यूपी बोर्ड सब में सेम है। तो आप किसी भी बोर्ड से हो, आप ये वीडियो देख सकते हो। और लेट्स स्टार्ट। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा हो सकता है इस चैप्टर में, मीनिंग ऑब्जेक्टिव, या चैप्टर छोड़ो, इस सब्जेक्ट में आपने कॉमर्स ले लिया, और कॉमर्स में ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटेंसी, जिसको हम अकाउंट्स भी कहते हैं, अकाउंट्स या फिर अकाउंटेंसी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि आपके मन में कि सर पढ़ने क्या वाले हैं हमसे इस सब्जेक्ट में, मतलब किस बारे में है ये अकाउंट्स, अकाउंट सब्जेक्ट किस बारे में, क्या चीज़ें होती हैं अकाउंट्स में। ये पहला डाउट हो सकता है आपके मन में कि व्हाट इज अकाउंटिंग। ठीक है, तो समझते हैं कि अकाउंटिंग से मतलब क्या होता है। देखो अबू, एक चीज़ मुझे बताओ, अगर कोई भी बिजनेसमैन है, किसी ने भी बिजनेस शुरू किया, चाहे वो एक छोटा सा मोमो का ठेला लगा रहे हैं या फिर मल्टीनेशनल कंपनी है, कोई भी बंदा है, वो बिजनेस क्यों कर रहा है? एक रीजन की वजह से कर रहा है, राइट? क्यों कर रहा है अबू? प्रॉफिट कमाने के लिए। हर आदमी बिजनेस यही सोच के करता है कि सर प्रॉफिट कमाना है हमको। पर सच में कोई बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, ये कैसे पता चलेगा? तो अगर हम एक छोटे से बिजनेस का एग्जांपल लें, जैसे मोमो का ठेला था आपका, ठीक है, आपका ही मोमो का ठेला है, ठीक है, तो आप अपने मोमो के ठेले का आप प्रॉफिट कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है सर। दिन भर आपने कितनी सेल की, आप वो देख लो। मतलब 100 प्लेट, 50 प्लेट, 200 प्लेट, जितनी प्लेट तुमने बेची, पर प्लेट तुम्हारा क्या रेट था, ये करोगे तो तुमको पता चल जाएगी टोटल सेल तुम्हारी कितनी, राइट? और इसके अलावा पूरा दिन का तुम्हारा कितने का खर्चा हुआ, मतलब जो मटेरियल तुमने बनाया, जितने की गैस लगी, ठीक है, अगर कहीं पर्टिकुलर प्लेस पे तुम अपना ठेला लगा रहे हो तो वहाँ का किराया कितना देना है तुम्हें दिन का, वो सारे खर्चों को टोटल कर लो तुम, ठीक है। और अपने दिन के सेल और दिन के खर्चों को अगर तुम कंपेयर करोगे तो तुम बता सकते हो कि तुम्हारे बिजनेस में कितने का प्रॉफिट हुआ। ठीक, आसान है। और ऐसे ही शायद हर कोई अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालता होगा, राइट? पर अगर छोटा बिजनेस था तब तो तुमने इजीली पता कर लिया कि सर हाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है। पर अगर यही हमारा बिजनेस बड़ा हो, ठीक है, बड़े लेवल पे हो, जहाँ पे दिन भर में बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, और सेल में भी एक ही टाइप का प्रोडक्ट तो तुम्हारे पास है नहीं, यू हैव मल्टीपल काइंड ऑफ प्रोडक्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं, खर्चे भी तुम्हारे एक जैसे नहीं, खर्चे भी अलग अलग टाइप के हैं, तो ये भी एक चीज़ है। तो जहाँ पे इतनी वैरायटी होती, इतनी चीज़ें होती, वहाँ पे ये सिंपल फंडा कि सारे खर्चों को जोड़ लो, सेल को देख लो, ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है कि दिन भर में 1000-2000 कस्टमर आ रहे हैं तो आप कैसे करोगे? ठीक है, एक बड़ा सा अगर मॉल हो, ठीक है, आपका एक बड़ा रिटेल स्टोर हो, तो वहाँ पे प्रॉफिट लॉस निकालना इतना आसान नहीं है। मतलब करना सेम चीज़ ही है कि खर्चों को जोड़ लेना है और सेल देख लेनी, और सेल और खर्चों को कंपेयर करके प्रॉफिट लॉस निकाल लेना है। पर इतना आसान तो है नहीं, ठीक? तो वहाँ पे हमें ज़रूरत होती है एक सिस्टम की, ठीक है? एक सिस्टम की जो खर्चों को सही तरीके से देख ले और सेल को सही तरीके से देख ले, और दोनों को कंपेयर करके हमें क्या बता दे? बिज़नेस का प्रॉफिट और लॉस। और जो हमारा अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, वो इसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है। यानी हम अकाउंटिंग में सीखते हैं किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो आई होप आपको अब ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि अकाउंटिंग पढ़ के आप क्या सीखने वाले हो, राइट? गुड। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में, एक आम आदमी की भाषा में, एक लेमैन लैंग्वेज में बताना चाहें कि व्हाट इज अकाउंटिंग, तो हम बता सकते हैं कि सर अकाउंटिंग बेसिकली एक सिस्टम होता है जहां पे हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं अपने डे टू डे ट्रांजेक्शन को। और क्यों करते हैं सर?
to find profit or loss of a business. Accounting is recording transaction in a systematic way to find profit or loss of a business. Accounting एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करता है ताकि बिजनेस का प्रॉफिट लॉस पता चल सके, ठीक है। ये एक आम आदमी को समझाने के लिए काफ़ी है और आई होप आपको भी समझ में आ गया कि ये सब्जेक्ट किस बारे में होने वाला है, ठीक है, अच्छी बात है। पर मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दो, क्या सिर्फ किसी भी इंसान का या बिजनेस का ये जानना कि उसकी इनकम कितनी है सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि वो आदमी कितना सेटल्ड है या वो कंपनी कितनी अच्छी है? ये क्या सिर्फ हम प्रॉफिट लॉस के बेसिस पे जज कर सकते हैं? एक्चुअल में एक एग्जांपल लेते हैं, देखो, अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं कि कोई मिस्टर एक्स है, ठीक है, और मिस्टर एक्स जो है 50 लाख रुपीज पर एनम कमा रहे हैं, 50 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं, या छोड़ो 50 लाख साल का क्या, 50 लाख पर मंथ कर देते हैं, चलो खुश रहो तुम। 50 लाख पर मंथ की सैलरी है, ठीक है। अब साल का फिर तुम्हारा हो गया 6 करोड़, 6 करोड़। अब 6 करोड़ साल का बंदा कमा रहा है, तुम्हारे हिसाब से आदमी क्या वेल सेटल्ड है, अच्छा पैसा कमा रहा है लाइफ में, ठीक है। इतने में नहीं तुम जज कर पा रहे हो तो मैं कुछ चीजें और बता दे रहा हूँ। इसके पास 5 अच्छे अच्छे रियल एस्टेट प्रॉपर्टी हैं, बंगलो हैं, और इसके पास प्रीमियम लग्जरी लेट्स से 8 गाड़ियां हैं, ठीक है। ये सिचुएशन है और साल का 6 करोड़ आ रहे हैं, तो वेल सेटल्ड है, राइट, अच्छा पैसा है, वेल्दी इंसान है, आपको ये लग रहा होगा, राइट। पर पॉइंट इज, माय पॉइंट इज कि इट इज नॉट अ कंप्लीट स्टोरी। और सिर्फ उसकी इनकम के बेसिस पे कि वो कितना कमा रहा है, यू कैन नॉट जज कि एक्चुअली वो बंदा फाइनेंशियली कितना स्टेबल है, ठीक। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें जाननी होती है, ठीक, और वो क्या होता है कि उस इंसान के ऊपर कितनी लाइबिलिटीज हैं। लाइबिलिटीज का मतलब क्या हुआ सर, कि मोनेटरी ऑब्लिगेशन की उधारी कितनी है, किसको कितना पैसा चुकाना है, ठीक है, बैंक को, किसी थर्ड पर्सन को कितना उधार है, उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटीज। और अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस इंसान के ऊपर 6,000 करोड़ रुपए का लोन है, बैंक से इन्होंने लोन लिया था 6,000 करोड़ रुपए का, अब कैसे मिला ये मत पूछना, 6,000 करोड़ का लोन है। अब तुम सोचो, 6 करोड़ रुपए बंदा साल का कमा रहा है, अगर ये बिना कुछ खाए पिए 1,000 साल तक नौकरी करेगा तब जाके इसका लोन पूरा होगा, और उतना तो ये जिंदा भी नहीं रहेगा, और खाएगा पिएगा नहीं तो रहेगा कैसे, राइट। तो इससे ये समझ में आ रहा है सर कि ये आदमी लाइफ में वेल सेटल्ड नहीं है और इसकी फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल जो इसकी सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, राइट। तो इसका मतलब हमें इस एग्जाम्पल से कंक्लूजन निकला कि किसी भी इंसान का सिर्फ प्रॉफिट या लॉस उसकी इनकम को देख के ये नहीं बताया जा सकता कि वो आदमी कितना सेटल्ड है लाइफ में या वो बिजनेस कितना अच्छा कर रहा है। अगर हम सच में जानना चाहते हैं कि बिजनेस अच्छा कर रहा है या नहीं, तो इनकम यानी प्रॉफिट लॉस के अलावा एक और चीज होती है जो हमें देखनी होती है, वो है उसके बिजनेस की सिचुएशन, कि उसके पास कितनी एसेट्स हैं और उसकी क्या मॉनेटरी ऑब्लिगेशन है, कितनी लाइबिलिटी है, ठीक है। यानी सिर्फ इनकम से नहीं, हमें एक चीज और देखनी होती, वो है एसेट और लाइबिलिटी उस बिजनेस की, राइट, गुड। और अकाउंटिंग सिर्फ किसी बिजनेस का प्रॉफिट लॉस नहीं बताता, एक्चुअल में अकाउंटिंग प्रॉफिट लॉस बताने के साथ साथ एसेट और लाइबिलिटी की सिचुएशन को भी बताता है। और अगर आपको इनकम भी पता है, एसेट लाइबिलिटी भी पता है, तो आप जज कर सकते हो कि हाँ बिजनेस अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक। तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि सर ये तो एक आम आदमी को बताने के लिए अकाउंटिंग की मीनिंग हुई, डेफिनेशन पे बात करेंगे और डिटेल में टेक्निकल लैंग्वेज में कि अकाउंटिंग को कैसे डिफाइन करें। पर सिंपल शब्दों में अकाउंटिंग का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जो किसी बिजनेस का प्रॉफिट लॉस बता दे, ठीक है। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अकाउंटिंग के दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं, दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कि फाइनेंशियली मॉनेटरी बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है या फिर लॉस कमा रहा है, और कमा रहा है तो कितना कमा रहा है। ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया बिजनेस का प्रॉफिट लॉस जज करना। दूसरा जो बिजनेस का ऑब्जेक्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है, वो है टू जज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कि फाइनेंशियली बिजनेस कहाँ पोजीशन कर रहा है, मतलब फाइनेंशियली कहाँ स्टैंड कर रहा है, क्या सिचुएशन है, मतलब व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी इन द बिजनेस। तो आप अकाउंटिंग की मीनिंग क्लियर हो गई
और अकाउंटिंग का दो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, मेन गोल है, वो क्लियर हो गया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानना और फाइनेंशियल पोजीशन जानना। चलिए ये चीज क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, ये तो समझ में आ गया हमें कि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है बिजनेस का प्रॉफिट लॉस बता देना और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बता देना। पर एक्चुअल में ये पता कैसे चलेगा, क्योंकि सर आपने बोला कि अकाउंटिंग बेसिकली क्या करता है, सिस्टमैटिक तरीके से कुछ रिकॉर्डिंग करता है जिससे बिजनेस का प्रॉफिट लॉस पता चल जाता है और एसेट लायबिलिटी पता चल जाती है। पर एक्चुअल में वो सिस्टम है क्या, वो क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है अकाउंटिंग में जिसको फॉलो करके हम ये प्रॉफिट लॉस और एसेट लायबिलिटी की सिचुएशन जान सकते हैं। ठीक है, तो ओवर द टाइम पीरियड बाबू, इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे सिस्टम बनाए गए। मतलब अकाउंटिंग ही हो रही है, पर अकाउंटिंग कैसे करनी है, वो सिस्टमैटिक तरीका क्या होगा, उसके लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिस्टम बनाए गए अकाउंटिंग करने के लिए। कुछ मेजर जो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है या बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अगर हम बात करें, वो है सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, इंडियन एंट्री सिस्टम, कैश सिस्टम, अक्रूवल सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम। ठीक है, शॉर्ट में इन पे बात कर लेते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम कहता है कि सर ट्रांजैक्शन में एक ही साइड पे फोकस करना होता है, एक ही एस्पेक्ट पे फोकस करना होता है। डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि सर हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं, जिसमें से एक को डेबिट करते हैं, एक को क्रेडिट करते हैं। ये सब डेबिट क्रेडिट क्या होता है इस पे बाद में बात करेंगे डिटेल में, बस अभी समझो कि कुछ सिस्टम हुआ करते थे। इंडियन एंट्री सिस्टम क्या है, जो बहुत पहले फॉलो हुआ करता था इंडिया में, जब साहूकार महाजन वगैरह अकाउंटिंग करते थे, अपनी खाता बही बनाए करते थे, तो वो इंडियन एंट्री सिस्टम से बनाते थे। कैश सिस्टम बोलता है बाबू कि जो ट्रांजैक्शन कैश में होंगे सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे, उधार वाले ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। और अक्रूवल बोलता है कि सर उधार वाले ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होते हैं, अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो इस बेसिस पे नहीं रिकॉर्ड होगा कि वो कैश में था कि अक्रूवल में था, बल्कि इस बेसिस पे रिकॉर्ड होगा कि वो किस पीरियड से रिलेटेड था। और हाइब्रिड सिस्टम बोलता है कि सर कुछ चीजों के लिए हमें कैश सिस्टम फॉलो करना चाहिए और कुछ चीजों के लिए हमें अक्रूवल सिस्टम फॉलो करना चाहिए। तो ओवर द टाइम पीरियड मल्टीपल सिस्टम बनाए गए जिसको फॉलो करके अकाउंटिंग करके हम बिजनेस के प्रॉफिट लॉस और एसेट लायबिलिटी को जान सकते हैं। पर इन सारे मेथड्स में जो सबसे ज्यादा मेथड पॉपुलर हुआ, वो मेथड था बाबू डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम बहुत पॉपुलर हुआ और प्रेजेंट टाइम में ऑल ओवर द वर्ल्ड जो अकाउंटिंग होती है उसके लिए जिस सिस्टम को फॉलो किया जाता है वो है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। और क्लास 11th में जो हम अकाउंटिंग सीखने वाले हैं वो हम डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे ही सीखने वाले हैं। अब डबल एंट्री सिस्टम को बनाया किसने था, तो डबल एंट्री सिस्टम की खोज की थी बाबू लुकास पेसियोली ने। लुकास पेसियोली ये इटली के रहने वाले थे, इटली के वेनिस सिटी के, मर्चेंट ऑफ वेनिस तुमने पढ़ा होगा। वेनिस वाज काइंड ऑफ, तुम कह सकते हो कि पुराने टाइम की कॉमर्स सिटी मानी जाती, तो वेनिस के रहने वाले थे ये लुकास पेसियोली, और इन्होंने ही डबल एंट्री सिस्टम बनाया। अब इनका मेथड इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि प्रेजेंट टाइम में जो भी अकाउंटिंग हो रही है वो इन्हीं भाई साहब की वजह से हो रही। दैट्स वाई दिस पर्सन इज नोन एज फादर ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछे वो इज फादर ऑफ अकाउंटिंग, तो फादर ऑफ अकाउंटिंग बाबू लुकास पेसियोली। चलो ठीक है, तो ये तुमको समझ में आ गया कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग के दो मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं, और अकाउंटिंग करने के लिए ओवर द टाइम पीरियड बहुत सारे सिस्टम बनाए गए। बट फ्रॉम ऑल दो सिस्टम द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम इज डबल एंट्री सिस्टम, जो करेंटली हमारा फॉलो होता है। ठीक है, अब ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें जो अकाउंटिंग सीखनी है वो डबल एंट्री सिस्टम से सीखनी है। पर एक्चुअल में डबल एंट्री सिस्टम के अंदर भी वो क्या प्रोसीजर होता है, ये डबल एंट्री सिस्टम काम कैसे करता है, क्या स्टेप बाय स्टेप चीजें हमें फॉलो करनी होती हैं जिससे हम एक्चुअल में वो प्रॉफिट लॉस वाली सिचुएशन पे पहुंच सकते हैं। तो आइए उस पे बात कर लेते हैं। देखो, तो अब वो डबल एंट्री सिस्टम कैसे काम करता है, इस चीज को हम बोल सकते हैं प्रोसेस या स्टेप या स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग। के अकाउंटिंग के क्या क्या स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं जिससे कि हम बिजनेस का प्रॉफिट लॉस पता कर सकते हैं। और ये हम किस सिस्टम को लेके समझ रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम को लेके समझ रहे हैं। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम ये बोलता है बाबू, ठीक है, कि सबसे पहला काम जो हमें अकाउंटिंग में करना होता है वो होता है ट्रांजेक्शन्स को पहचानना, कि कौन सी पर्टिकुलर एक्टिविटी हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शन है और क्या बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं है। क्योंकि जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन होगा वही हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, और जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं होगा वो हम रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं। अच्छी बात है, तो सबसे पहले आपका काम है ट्रांजैक्शन पहचान लेना।
एक बार आप जब ट्रांजैक्शन पहचान लेते हो तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है वाउचर प्रिपेयर करना। वाउचर क्या होता है सर? बेसिकली वाउचर का मतलब तुम समझ लो बिल। जैसे आप किसी शॉप पे जाते हो कुछ खरीदते हो तो आपको एक बिल मिलता है, राइट? उन्हीं बिल्स को हम क्या बोलते हैं? वाउचर बोलते हैं। ये शॉर्ट में समझो, अभी बहुत डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं। हम इंट्रोडक्शन वाली क्लास है ये, तो चीज़ों को ऊपर ऊपर समझ रहे हैं, ठीक है, ताकि तुमको एक बेसिक आइडिया लग जाए सब्जेक्ट किस बारे में। जो मेन थ्योरी होगी उस पर डिटेल में बात करेंगे। तो प्रोसेस है, स्टेजेस या स्टेप्स क्या है अकाउंटिंग के, कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आप पहचान लो। और एक बार आपने ट्रांजैक्शन को पहचान लिया तो उसके बाद आप क्या करो? प्रिपेयर कर लो वाउचर्स को, बिल को, क्योंकि वो बिल बेसिकली एक तरीके से प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं जिनके बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं और बाद में हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपके पास वाउचर आ गया। अब एक बार तुमने ट्रांजैक्शन को पहचान लिया, तुम्हारे पास बिल तैयार है, वाउचर तैयार है, तो अब तुम एक्चुअल अकाउंटिंग यहां से शुरू करने वाले हो। तो सबसे पहला काम जो अकाउंटिंग में हम करेंगे इसके बाद, वो होता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। कहाँ पे रिकॉर्ड करना सर? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है? तुम ऐसे समझो कि तुम दुकान पे गए, एक तुमने रजिस्टर खरीद लिया, एक सेपरेट नोटबुक खरीद ली। उस नोटबुक को हम बोल रहे हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों बोले? क्योंकि ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले इसी में रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये ओरिजिन हो गया एक तरीके से जहां से चीजें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब जब जो ट्रांजैक्शन होगा तब रिकॉर्ड हो जाएगा। अभी कोई आया, सेल हुई, हमने एंट्री कर ली। उसके बाद से किसी से हमने खरीदा, हमने उसकी एंट्री कर ली। फिर हमने चाय मंगाया तो चाय के खर्चे की एंट्री कर ली। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जाते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में उसको लिखा जाता है। अब कैसे लिखा जाता है उसका एक अपना तरीका है, डबल एंट्री सिस्टम का रूल है। वो सब बाद में ऑफकोर्स डिटेल में बात की जाएगी। पर अभी तुम समझो कि ट्रांजैक्शन को पहचानने के बाद, बिल तैयार करने के बाद, सबसे पहला काम होता है ट्रांजैक्शन को एक सेपरेट रजिस्टर में लिखना, जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में आ गए तो अब तुम क्या करोगे? अब तुम्हारे सारे ट्रांजैक्शन बिजनेस के एक ही जगह पे, चाहे वो परचेज हो, सेल हो, खर्चे हो, इनकम हो, सब कुछ एक ही जगह पे। तो अगर मैं एक टाइम पीरियड पे तुमसे पूछूं कि बताओ बेटा टोटल परचेज कितनी है, टोटल सेल कितनी है, तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम सारी चीजें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख रहे हो। अगर मैं तुमसे पूछ लिया परचेज कितना, तो तुम्हें रजिस्टर ओपन करना होगा बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री वाला, और तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि ठीक है सर पहले पेज पे परचेज कहाँ गया, कहाँ गया, ये है टोटल इतना, कैलकुलेटर पे। फिर आगे तुमने ढूंढा परचेज कहाँ, ये मिला, फिर टाइप किया कैलकुलेटर पे। तो ऐसे करके तुम्हें परचेज इंडिविजुअली हर पेज पलट के ढूंढना पड़ेगा। तुम टोटल करोगे कैलकुलेटर पे और फिर मुझे बताओगे कि सर इतने का परचेज हुआ। ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। इसके लिए ट्रांजेक्शन को अब हम क्या करते हैं, सारे ट्रांजेक्शन जर्नल में आ गए। जर्नल भी इसको बोला जाता है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के एक्चुअली 3 टाइप होते हैं, जर्नल, सब्सिडरी बुक, कैश बुक। वो सारी चीजें हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री से अब चूंकि सारे ट्रांजैक्शन एक जगह है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, तो जो अगला स्टेप होता है वो होता है इन रिकॉर्ड किए हुए ट्रांजैक्शंस को अलग अलग क्लासिफाई कर देना, ठीक है। कहाँ क्लासिफाई करते हैं? हमें एक और रजिस्टर खरीद के लाते हैं और इस रजिस्टर का हमने नाम रख दिया लेजर। अब इस लेजर में हम कुछ पेज एलोकेट कर देते हैं। जैसे मान लो हमने डिसाइड किया कि पेज नंबर 1 टू पेज नंबर 5 कैश के लिए रहेगा, फिर पेज नंबर 6 टू 8 रहेगा परचेज के लिए, पेज नंबर 9 टू 10 रहेगा सेल्स के लिए, पेज नंबर 11 रहेगा टी एक्सपेंसेस के लिए, 12 रहेगा एडवर्टाइजमेंट के लिए, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से लेजर में हमने अलग अलग क्लासिफिकेशन कर लिया। इन अलग अलग क्लासिफिकेशन को बोला जाता है अकाउंट, यानी लेजर में अलग अलग पेजेस पे अलग अलग अकाउंट ओपन होते हैं और जर्नल से ट्रांजैक्शन क्लासिफाई हो जाते हैं। जैसे हम जर्नल वाला रजिस्टर उठाएंगे और सारे परचेज के ट्रांजैक्शन परचेज अकाउंट में, सारे सेल वाले ट्रांजैक्शन ट्रांसफर हो जाएंगे सेल्स अकाउंट में, सारे खर्चे ट्रांसफर हो जाएंगे उस रिलेटेड खर्चों के अकाउंट में। तो अभी आप क्या कर रहे हो? अलग अलग क्लासिफाई कर रहे हो, इसलिए अगले स्टेज का नाम है क्लासिफाइंग इनटू लेजर। इसको पोस्टिंग इनटू लेजर भी बोला जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ? ट्रांजैक्शन आपने आइडेंटिफाई किया, उसका वाउचर बना लिया, उसको जर्नल में रिकॉर्ड किया और फिर जर्नल से लेजर में अलग अलग अकाउंट में क्लासिफाई कर दिया। ये इतना स्टेप पूरे साल फॉलो होगा, मतलब थ्रू आउट द ईयर आपका हर दिन का यही काम है कि जो भी दुकान पे आप बैठे हो, जो भी ट्रांजैक्शन हुए, बिल बनाया, जर्नल में उसको रिकॉर्ड किया बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, और फिर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री से उसको शाम को जब भी तुमको फुर्सत मिली, दुकान पे कस्टमर नहीं है, टाइम मिला, तो तुमने उसको लेजर में क्लासिफाई कर दिया और हर दिन तुम यही काम करो। थ्रू आउट द ईयर ये प्रोसेस चलेगा। और जब ईयर एंड होता है तो ईयर एंड पे हम आगे काम करते हैं। अब आगे क्या करना है?
जब ईयर एंड होगा हम एक ब्लैंक पेपर लेंगे, ठीक है, एक शीट ऑफ पेपर। अब रजिस्टर की जरूरत नहीं है, दो रजिस्टर काफी थे, एक जर्नल वाला रजिस्टर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और एक लेजर वाला रजिस्टर। अब हम इस बार लेंगे एक पेज। तुमने एक पेज लिया, अब उस पेज पे उन तुम लेजर के सारे अकाउंट का नाम एक साइड पे लिख लोगे, परचेज, सेल, कैश एंड सो ऑन, सारे अकाउंट हो गए तुम्हारे लेजर वाले। और लेजर का तुम टोटल कर लोगे कि परचेज का टोटल कितना आया, उस पेज पे तुमने परचेज के सामने लिख दिया। सेल्स का कितना टोटल है वो लिख दिया। कैश का डिफरेंस निकाल के कितना कैश में बैलेंस बचा है, बैंक का कितना बैलेंस बचा हुआ है, टोटल चाय पे कितने खर्च हुए, सैलरी कितनी देनी पड़ी, वो लेजर वाले का टोटल करके तुमको पता चल जाएगा। और वो सारी चीजें तुमने एक पेज पे लिख ली। तो बेसिकली तुमने क्या किया, ये लेजर को तुमने अब समराइज कर दिया एक जगह पे कि सारी चीजें इतनी है। और ये एक पीस ऑफ पेपर है जो हमको बता दे रहा है कि इस थ्रू आउट द ईयर हमारे जो भी ट्रांजेक्शन हुए उसका समरी ये है कि टोटल इतनी परचेज, इतनी सेल, इतने खर्चे एंड सो ऑन। ठीक, तुम्हारे पास वो पीस ऑफ पेपर तैयार है। और उस पीस ऑफ पेपर से, उसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, उस पीस ऑफ पेपर से हम बनाते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जिन्हें हम फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं। मतलब देखो, जर्न बिल से बना जर्नल, जर्नल से बना लेजर, लेजर से ईयर एंड होने पे बना ट्रायल बैलेंस, और अब ट्रायल बैलेंस से बनने वाले फाइनल अकाउंट जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। अब इस फाइनल अकाउंट में बाबू दो चीजें आती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट में दो चीजें आती हैं। एक को हम बोलते हैं बाबू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक को हम बोलते हैं बाबू बैलेंस शीट। तो फाइनल अकाउंट में दो चीजें बनती हैं, एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा हमारा बनता है बैलेंस शीट। तो यही ट्रायल बैलेंस में जितने आपने समरी में लिखे हुए हैं कि ये अकाउंट का इतना टोटल, इसका इतना टोटल एंड सो ऑन, इसमें से सारे एक्सपेंस और इनकम ट्रांसफर हो जाते हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, और सारी एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर हो जाती है बैलेंस शीट में। यानी ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट वो अकाउंट है जो हमें बताता है कि बिजनेस में कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ, और बैलेंस शीट हमें बताती है कि एक पर्टिकुलर डेट पे व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में कौन कौन सी एसेट कितनी वैल्यू पे है और हमें किसको कितना पैसा देना है, लायबिलिटीज हमारी क्या है। ठीक है, और इस तरीके से हमारा जो फाइनल ऑब्जेक्टिव था टू नो प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट एंड लायबिलिटी, वो हो गया अचीव। और आई होप आपको समझ में आ गया कि ये जो डबल एंट्री सिस्टम है अकाउंटिंग का, ये किस तरीके से काम करता है। राइट, गुड। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा और आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि क्लास 11 की अकाउंटिंग किस बारे में और क्या करना होता है। मैं सबसे पहले समझा कि अकाउंटिंग का पर्पस होता है बिजनेस का प्रॉफिट लॉस पता करना, और सिर्फ प्रॉफिट लॉस पता नहीं करना, एसेट लायबिलिटी भी पता करना। ठीक है, उसके बाद यही दो मेन ऑब्जेक्टिव हो गया अकाउंटिंग के, प्रॉफिट लॉस पता करना और क्या पता करना बाबू, एसेट्स और लायबिलिटी पता करना। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। गुड। तो हाँ, और इसके अलावा फिर हमने समझा कि ओवर द टाइम पीरियड ये प्रॉफिट लॉस एसेट लायबिलिटी पता करने के लिए बहुत सारे सिस्टम बनाए गए, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो सिस्टम था वो था डबल एंट्री सिस्टम, जिसको लुकास पेसियोली भाई साहब ने दिया था और इन्हें फादर ऑफ अकाउंटिंग के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो सिस्टम बनाया उस सिस्टम में एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करके हम प्रॉफिट लॉस एसेट लायबिलिटी पता करते हैं, जैसे हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, जिसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन को पहचानना होता है, उसके बाद उससे बिल बनाना होता है, बिल बना के हम जर्नल वाले यानी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, सारी चीजें एक जगह। फिर वो अलग अलग अकाउंट में लेजर वाले रजिस्टर में क्लासीफाई हो जाती हैं। ये प्रोसेस पूरे साल चलता है और ईयर एंड पे लेजर को समराइज करके सारी चीजें एक जगह पे लिख दी जाती हैं एक पीस ऑफ पेपर पे, जिसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। और फिर उसी ईयर एंड पे उस ट्रायल बैलेंस से हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट, जिससे बिजनेस के प्रॉफिट लॉस और एसेट लायबिलिटी को जाना जाता है। गुड, चलिए। अब अगर आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई, तो इस प्रोसेस की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। देखो, डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि परिभाषा, यानी किसी और की लैंग्वेज। डेफिनेशन का मतलब होता है कि किसी ने किसी चीज को कैसे डिफाइन किया, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हम देखने वाले अकाउंटिंग की डेफिनेशन। आओ समझते हैं क्या है अकाउंटिंग की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन दी किसने है सर? ये डेफिनेशन दी है AICPA ने, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट क्या होते हैं बेटा? जैसे इंडिया में सीएज होते हैं, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, वैसे अमेरिका में सीए को सीपीए कहा जाता है। ठीक है, तो सीपीए की इंस्टीट्यूट है अमेरिका की, एआईसीपीए, उसने ये डेफिनेशन दी है। उसी डेफिनेशन को हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत मेन डेफिनेशन है और तुम्हारे बुक में ये डेफिनेशन जरूर होगी। ठीक है,
और समझते हैं। अब प्रोसेस समझने के बाद ये डेफिनेशन तुमको एकदम मक्खन की तरह समझ में आने वाली है, तो आओ बात करते हैं। अकाउंटिंग क्या है सर? अकाउंटिंग इज द आर्ट, अकाउंटिंग एक आर्ट है। किस बात का आर्ट है सर? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। मतलब अकाउंटिंग एक ऐसी चीज है जिसमें हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और समराइज करते हैं। ठीक है, अब क्या कैसे रिकॉर्ड और क्लासीफाई और समराइज करना है? तो कह रहे हैं रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग कैसे होना चाहिए? इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। कह रहे ये रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजेशन होना चाहिए सिग्निफिकेंट मैनर में, मतलब सिस्टमैटिक तरीके से होना चाहिए और मनी के टर्म्स में होना चाहिए। देखो अकाउंटिंग में जितनी भी चीजें रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज होंगी उन सबकी यूनिट मनी होगी। मतलब अगर मान लो तुम्हारे पास 10 पैकेट मैगी बची है 15 रुपए वाली, तो तुम ये नहीं लिखोगे कि मेरे पास 10 पैकेट मैगी, तुम ये लिखोगे कि मेरे पास 150 रुपए का स्टॉक बचा है मैगी का। मतलब हर चीज किस में डिनोट की जाएगी? रुपीज में, डॉलर में, या जो भी आपके कंट्री की करेंसी है। ठीक है, चलो। तो वही कह रहे हैं कि अकाउंटिंग एक आर्ट है जहां पे हम रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज करते हैं सिस्टमैटिक तरीके से और मनी के टर्म्स में। ठीक है, और क्या रिकॉर्ड, क्लासीफाई और समराइज करना है सर? ट्रांजैक्शंस को और इवेंट्स को। मतलब सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज नहीं होते, इवेंट भी रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज होता है। इवेंट क्या होता है सर? ट्रांजैक्शन का रिजल्ट। 4,000 का आपने सामान खरीदा, ट्रांजैक्शन है। उसमें से 3,000 का सामान बेच दिया, वो भी ट्रांजैक्शन है। लेकिन जो 1,000 का सामान बच गया वो 2 ट्रांजैक्शन का रिजल्ट है, उसे हम बोलते हैं इवेंट। और अकाउंटिंग में सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज नहीं किया जाता, इवेंट्स को भी रिकॉर्ड, क्लासीफाई और समराइज किया जाता है। ठीक है, डेफिनेशन में आगे बढ़ते हैं। ये रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग कैसी होनी चाहिए? सिग्निफिकेंट मैनर में, सिस्टमैटिक तरीके से और मनी के टर्म्स में। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन इवेंट कैसे होने चाहिए? ट्रांजैक्शन इवेंट शुड बी विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। कह रहे ये ट्रांजैक्शन और इवेंट भले पूरे तरीके से ना हो, कंप्लीटली ना हो, इन पार्ट एट लीस्ट हो, मतलब पार्ट में ही हो, थोड़ा सा ही हो, लेकिन इट शुड बी ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ये फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए। जैसे मान लो एक ट्रांजैक्शन है, तो अकाउंटिंग कह रही कि अगर वो ट्रांजैक्शन पूरे तरीके से फाइनेंशियल नेचर नहीं है तो भी दिक्कत नहीं, अगर उसका एक पार्ट भी फाइनेंशियल नेचर का होगा तो भी हम उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, वही चीज कह रहे हैं कि अकाउंटिंग एक आर्ट है जहां पे हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और समराइज करते हैं। ये रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजेशन कैसे होना चाहिए? इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक सिस्टमैटिक तरीके से होना चाहिए और मनी के टर्म्स में होना चाहिए। और क्या रिकॉर्ड, क्लासिफाई, हम समराइज करने वाले हैं? ट्रांजेक्शन्स को और इवेंट को। ये ट्रांजेक्शन इवेंट कैसे होने चाहिए? इट शुड बी, इवन इफ इट इज नॉट कंप्लीट, इवन इफ इट इज इन पार्ट एट लीस्ट, पूरे तरीके से नहीं है, थोड़ा ही है, बट इट शुड बी ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ये फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए तभी रिकॉर्ड होगा। और क्या सिर्फ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ही था तुम्हारे प्रोसेस में? इसके अलावा कुछ नहीं था सर। इसके अलावा भी थे सर, हम फाइनल अकाउंट बना रहे थे, चीजों को एनालाइज कर रहे थे, तो वो आगे लिखा है एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। इस रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग से सिर्फ काम नहीं चलेगा, हमें रिजल्ट को भी इंटरप्रेट करना है, समझना है। गुड, चलिए आई होप आपको चीज़ एकदम अच्छे से क्लियर आ गई, समझ आ गई। और ये थी अकाउंटिंग की डेफिनेशन। आज की क्लास के लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं, इसी डेफिनेशन से हम डेराइव करेंगे अकाउंटिंग के फीचर यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स को। सबसे पहला था बाबू रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग से तुम दो पॉइंट बना सकते हो। सबसे पहला बना सकते हो रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली, कि अकाउंटिंग में हम सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और दूसरा सिर्फ मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जो चीज मनी में नहीं है उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और रिकॉर्डिंग के अलावा हम क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट तुम्हारे तैयार हो गए, रिकॉर्डिंग से 2 और एक क्लासीफाइंग, समराइज। और क्या सिर्फ इतने से काम चलेगा? नहीं सर, हमें रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन भी करना पड़ेगा। तो देखा, डेफिनेशन से हमें अकाउंटिंग के फीचर्स भी क्लियर हो गए। गुड, आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। और आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा एक बार फटाफट से बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने समझा कि अकाउंटिंग की मीनिंग क्या होती है। फिर हमने समझा कि अकाउंटिंग का प्राइमरी यानी कि मेन गोल क्या है। फिर हमने समझा कि ओवर द टाइम पीरियड बहुत सारे मेथड है, सिस्टम है, पर उसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर है डबल एंट्री सिस्टम। और वो डबल एंट्री सिस्टम कैसे काम करता है, उसका प्रोसेस क्या है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है और अकाउंटिंग के क्या है फीचर्स। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। रिवाइज ऑल द थिंग्स एंड अगर कुछ डाउट होता है फील फ्री टू कमेंट इन द वीडियो, वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। और मिलते हैं अगली वीडियो में और इस चैप्टर को करते हैं फिनिश।